नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जिस टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ वो है डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। तो जब भी हम ईवीएस का पेपर पढ़ते हैं, हम एनवायरमेंटल एथिक्स पे बहुत ज़्यादा हम लोगों का ध्यान रहता है कि एथिक्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल स्टडीज में, क्योंकि अपनी सीमा का उल्लंघन करना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है वहीं से किसी और की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो इथिक्स का इस मामले में बहुत हमें ध्यान देना होगा। तो आज हमें शुरू करना है एनवायरमेंटल इथिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है। तो एनवायरमेंटल इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज द मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचुरल एनवायरमेंट। इट आस्क क्वेश्चंस लाइक, सबसे पहले याद रखिए कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी जिसको हम दर्शन शास्त्र हिंदी में कहते हैं, ये उसका एक ब्रांच है जिसमें कि हम ह्यूमन और नेचर के मॉरल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि ह्यूमन और नेचर का क्या मॉरल रिलेशनशिप है। ये मेनली क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि डू ह्यूमंस हैव अ मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म? ओके, सबसे पहले हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या ह्यूमन का एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना ये ह्यूमन बींग्स की मॉरल ड्यूटी है। क्योंकि बीच में जब मिड ऑफ द हिस्ट्री की बात करते हैं, 11th सेंचुरी से लेकर के या 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी के बीच में, उस टाइम पे हम लोगों ने मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन जो मोस्टली डेवलप सिविलाइजेशंस थे, उसमें ये पूरी तरह से था कि इन्वायरमेंट को हमें बस एक्सट्रैक्ट मतलब उनका यूज करना है, ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए ही इन्वायरमेंट बना है। इस तरह के विचार पूरे समाज में व्याप्त थे क्रिश्चियनिटीज के थ्रू। बट धीरे धीरे ये पता चला कि ह्यूमन बींग्स की अपनी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से सोच करके एनवायरमेंटल इथिक्स जो है वो इन सारे मुद्दों पे बात करता है। ओके, सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल इथिक्स के मेन टाइप्स को जानना है। 3 टाइप्स होते हैं एनवायरमेंटल इथिक्स के। एक है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, दूसरा बायोसेंट्रिज्म एंड तीसरा इकोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म किस चीज पे बात करता है? इसमें ह्यूमंस को सेंटर में रख करके बात की जाती है कि ह्यूमन बींग्स आर द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन द यूनिवर्स। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बात करता है कि भाई ह्यूमन बींग्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके नीचे ही सब लोग हैं। ठीक है, ह्यूमन सुपरमेसी की और ह्यूमनोसेंट्रिज्म की बात करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। जो बायोसेंट्रिज्म है ये दोनों की बात करता है कि ऑल लिविंग थिंग्स शुड हैव एन इक्वल राइट्स टू लिव। जितने लिविंग थिंग्स हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी को अधिकार है कि वो सब अपने अपने जीवन को जिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स हम हो गए तो हमें बहुत प्रिविलेज है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बायोसेंट्रिज्म मतलब ऑल लिविंग बींग्स हैव इक्वल राइट्स एंड मेनली इक्वल राइट्स टू लिव। इकोसेंट्रिज्म में बात होती है कि नेचर एंड इकोलॉजी जो है वो सेंटर पे है और उसके इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। ये इकोसेंट्रिज्म की बात होती है कि नेचर एंड इकोलॉजी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, है ना। ये 3 मेन टाइप हैं एनवायरमेंटल इथिक्स के। आगे हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंटल इथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट है कि आवर वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड टू लिव एंड थ्राइव ऑन एंड वी आर स्लोली किलिंग इट। इसलिए ठीक है कि जो ये एनवायरमेंट है जिसे हमें रहने के लिए बनाया गया था, एक सुंदर जीवन जीने के लिए बनाया गया था, उसे हम खत्म करते जा रहे हैं, किल करते जा रहे हैं। सेकेंड थिंग्स क्या है कि ह्यूमंस आर स्लोली डिप्लीटिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर देयर फ्यूचर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें जो चीज फ्यूचर में जरूरत है हम फ्यूचर की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। इस वजह से भी इन्वायरमेंटल इथिक्स इंपॉर्टेंट है कि भाई एक संतुलित मात्रा में हमें प्रयोग करना होगा जिससे कि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस को कुछ दे के जा सके। ओके,
एंड द थर्ड है कि सस्टेनेबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट इज क्रूशियल नॉट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड दैट गॉड क्रिएटेड, कि अगर कोई ईश्वर ने हमें ये वर्ल्ड बना करके दिया है तो उसे हम बचा करके रखें, न कि उसे हम समाप्त करके रखें। एंड द सस्टेनेबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट इज क्रूशियल, कि ये जो पर्यावरण है उसकी सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। विगत जितने हजार सालों से हमारा पर्यावरण चलता आ रहा है उतने ही आगे हजारों साल तक वो रहे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए इन्वायरमेंटल इथिक्स को समझना और जानना जरूरी है। ओके, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ईवीएस हमें ये चीज जानना जरूरी है। अब इन्वायरमेंटल इथिक्स जो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत नई बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम नई बात नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स मतलब इस विषय जो है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सके एंड वी हैव सम मॉरल ड्यूटीज अगेंस्ट आवर इन्वायरमेंट, ये सारी बातें कोई नई बात नहीं है। हाँ, हम फॉलो कर रहे हैं, बीच में हम एकदम खत्म हो चुके थे। हमारे बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में इन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप देखें अर्ली फिलोसॉफिकल रूट्स, अगर आप देखते हैं तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स हैं जो कि नेचर को रेस्पेक्ट देते हैं। इवन जो जितनी इंडियन फिलोसफीज हैं लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारे के सारे नेचर के हार्मनी पे बेस्ड हैं। सब ही प्रकृति को संरक्षित रखने की बात करते हैं और अहिंसा, नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए बना हुआ है कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। ग्रीक फिलॉसफी में भी जैसे थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, इन्होंने भी नेचर को इंट्रिंसिक ऑर्डर, मतलब व्यूड नेचर एज हैविंग अ इंट्रिंसिक ऑर्डर, बट दे लार्जली सॉ इट एज अ रिसोर्स फॉर ह्यूमंस। पहले नेचर को एक मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में देखा, बट धीरे धीरे एक फिलॉसफी बदलती चली गई कि जो हमारे ये नेचर है वो एक रिसोर्सेस की तरह है और भाई दमादम उन रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइट करते चलो, यूज करते चलो, बेतहाशा यूज करते चलो। ये फिलॉसफी बाद में आई, पर शुरू में एक फिलॉसफी थी। तो देखिए कैसे इन्वायरमेंटल इथिक्स का राइज हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रही है ये जो विषय है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। फिर जो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस था मिडिल एजेस, जिसको हम कहते हैं 5th सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट 11 to 12 सेंचुरीज तक, ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पे बेस्ड रहा। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मैंने पहले ही बता दिया है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब क्या है कि ह्यूमन सेंटर पे है और ह्यूमन अपनी नीड के लिए कोई भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगा था। फिर मॉडर्न एरा जो आया लगभग 16 से 18 सेंचुरी के बीच में, जिसको हम एनलाइटमेंट पीरियड भी कहते हैं, जिसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हुआ। साइंटिफिक रेवोल्यूशंस के समय पे जो थिंकर्स थे जैसे फ्रांसिस बेकन, रेने डेस्कार्टेस, ये प्रमोट ह्यूमन डोमिनेंस ओवर नेचर। नेचर वॉज ट्रीटेड एज मशीन टू बी स्टडीड एंड कंट्रोल। देखिए क्या विडंबना होती गई ना, इन लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट फैलाया, तब तो आज हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर लिए अपने नेचर को। ओके, बीच में रोमांटिक मूवमेंट आया। 18 सेंचुरी के आसपास रोमांटिक मूवमेंट चला जो अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इसमें वर्ड्सवर्थ करके लोग थे जिन्होंने जिन्होंने इन सारे विचारों को दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेंस्ट हो गए और इन्होंने नेचर की ब्यूटी को एक बनाया। जैसे एक गाना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, तो ऐसे तुलना होती थी कि नेचर से, फूलों सा चेहरा तेरा। तो ब्यूटी ऑफ नेचर, ये तो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। उस टाइम पे रोमांटिक मूवमेंट में नेचर की ब्यूटी पे एम्फसाइज किया गया। और जैसे रूसो जो एक प्रख्यात फिलोसोफर थे, इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन का अपने नेचर से बहुत क्लोज रिलेशन होता है। आगे थोड़ा और अगर हम राइज देखें इन्वायरमेंटल इथिक्स का, तो फिर इंडस्ट्रियल मूवमेंट में देखते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय बिटवीन 18 to 19 सेंचुरी, 18 to 19 सेंचुरी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन रेज कंसर्न। आपको पता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा वैसे वैसे मतलब नेचर से हम दूर होते गए होंगे ना, उन्हीं को तो काट काट के हमने इंडस्ट्रीज सेटअप की, फिर उस इंडस्ट्री से इतने पॉल्यूटेंट्स निकले कि जो नेचर को बहुत ज्यादा तबाह कर दिए। ये सारी चीजें आ गई थी। उसमें कंजर्वेटिव एफर्ट्स जिन लोगों ने उठाया, उसमें हेनरी डेविड और जॉन म्यूरे करके थे। इन लोगों ने मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जो उनके अगेंस्ट बोला, अगर मतलब सिस्टम जो चल रहा है अगर उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव सम गट्स, ओके। तो इनके अंदर वो था कि इन लोगों ने नेचर की एडवोकेसी की और अपने अलग अलग राइटिंग से, और इन लोगों ने प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इस पे बात की, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर पे बात की। फिर अब 20वीं शताब्दी में हम राइज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म देखे। अभी मैंने मतलब हम लोग राइज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म 19th सेंचुरी तक पहुंचे। अब अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो धीरे धीरे हम इंट्रिंसिक वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होते गए कि नेचर के अपने कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब खुद में उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। इसमें जो की कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो लियोपोल्ड थे, कार्सन्स थे, नेस थे। इन लोगों ने अपने अपने, जैसे रिशल कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव, ये उनका एक वर्क आया सामने जिसमें इन्होंने इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स को बताया कि इकोसिस्टम में किस तरह से पेस्टिसाइड्स का एक साइड इफेक्ट है, और इन्होंने मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात की। ठीक है, तो कार्सन्स का बहुत नाम जाता है। साइलेंट स्प्रिंग जो उनकी बुक है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंटलिज्म में। इसी तरह नीस की डीप इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है, डीप इकोलॉजी भी लिविंग बीइंग्स में ये क्या एम्फेसाइज करती कि ऑल लिविंग बीइंग्स हैव इक्वल राइट्स टू लिव एंड फ्लरिश, कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इस तरह से सारी चीजें राइज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म शुरू होता है। आगे चल के अगर हम देखें कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स की, अब इन्वायरमेंटल इथिक्स विषय का धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब औपचारिकता धीरे धीरे शुरू हुई। तो औपचारिकता में देखा जाए तो मतलब इसको एक औपचारिक विषय के रूप में लाया गया, जिसमें कि रॉल्स्टन, सिंगर, इन लोगों का, टाइलर, इन लोगों का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे रॉल्स्टन को हम फादर ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स कहते हैं। भाई इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात तो बहुत पहले से हो रही है। हमने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म इन सब पे बात की। इवन हमारे वेदास में इन्वायरमेंटलिज्म और इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात हो चुकी है। बट जब औपचारिकता की बात होती है कि औपचारिक विषय के रूप में बात होती है, तो इसमें रॉल्स्टन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। फिर अगर 21st सेंचुरी की बात किया जाए तो 21st सेंचुरी में जो इन्वायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न जैसे मुद्दों पे बात हुई। ठीक है, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न, इको फेमिनिज्म, एंथ्रोपोसीन डिबेट्स, ये सारी चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात हुई, पेरिस एग्रीमेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल और कोप, ये सारे आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट के मुद्दे को लेकर के समय समय पे डिबेट्स उठते रहते हैं, बात होती है। तो ये कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स में आप इन्वायरमेंटल इथिक्स के ये सारे मैटर्स को मैं लेके चल रही हूँ। आपके पास पूरा मैटर अवेलेबल होगा। उसके बाद से अगर ये देखा जाए तो एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जितना मैंने समझाया ये एंशिएंट एरा, फिर मॉडर्न एरा, इंडस्ट्रियल एरा, 20th सेंचुरी, फॉर्मलाइजेशन, कंटेम्पररी एरा, ये सारे विषय, ये सारे जो मैंने पिछले समझाए उसका एक चार्ट मैंने आपको बना करके दिया है। ये आप एग्जाम में जरूर बनाइएगा ताकि आपके आंसरिंग को और बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंस मिले। और साथ में हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात की है, जिसमें हमने वैदिक फिलॉसफी में, मतलब हमारे वेदास में किस तरह से इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये देखिए सारे हमने, मतलब पृथ्वी को एक मदर की तरह बताया गया है। फिर अग्नि, वायु, जल, सूर्य, ये पंच महाभूत की बात की गई है। इवन हमारे उपनिषद्स में भी इन्वायरमेंटल इथिक्स पे डिटेल पे बात हुई है। साथ में भगवत गीता और इन सारे जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं सभी में इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात हुई है।
तो ये पूरा डेवलपमेंट एंड राइज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म है। होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।